Assalamu alaikum and welcome to Database Management System Lab. Till now we have discussed how to use HTML, CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap. As we have already discussed, Bootstrap is a framework that is used for front-end web development. Bootstrap को यूज़ करते हुए हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक हमारे पास वेबसाइट का डिज़ाइन है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बूटस्ट्रैप के अंदर डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसके अंदर नेविगेशन बार है, जिसके अंदर मल्टीपल रोज़ हैं, बटन्स ऐड किए हैं, बटन विद आइकन है। देन उसके बाद हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव किया है। अगर मैं इस वेबसाइट को छोटा करके दिखाऊं तो देखें ये कुछ इस तरह से है, और जो ही मैं इसको छोटा करता हूं तो इसका नेविगेशन बार चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। इसका मतलब है हम लोगों ने वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड की है। देन हम लोगों ने कुछ इमेज गैलरी ऐड की है। आप इन इमेजेस के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं, इसके नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा गया है, इमेज है, नीचे टेक्स्ट लिखा गया है, इमेज है, नीचे टेक्स्ट लिखा गया है। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस तरह के पोर्शंस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगेन ये भी बहुत ईजी है। देन हमारे पास एक और डिव लगी है जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज है, ठीक है, ये डिव लगा हुआ है। देन मूव ऑन करें, हमारे पास नीचे सब हेडिंग है। देन ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट लगे हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सिमिलर मिलना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग एक चीज़ जब 2 या 3 या 4 वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट का एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है और उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप स्टेप नंबर 1 को देखें, उसको पूरे कोड को टाइप करें। जब आप टाइप करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी, फीडअप होना शुरू हो जाएंगी। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 पे आ जाएंगे, जहाँ पे मैंने सिंपल एक हेडिंग ऐड की, एक मैंने इमेज ऐड की और देन मैंने सब हेडिंग ऐड की। बहुत ईजी है। H1 या H2 या H3 इमेज ऐड की, सेकंड हेडिंग ऐड की। कोड में चले जाते हैं। स्टेप नंबर 1 सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट है जिसके स्टार्ट में डॉक टाइप HTML लिखा जाता है। ये यूज़ होता है फॉर HTML5। अब हर HTML के लिए डिफरेंट इनकोडिंग स्टैंडर्ड थे जो कि डिज़ाइन किए गए थे। HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, HTML5। जो HTML5 का करैक्टर सेट है या जो इनकोडिंग मेथड है वो UTF-8 है। हर इनकोडिंग मेथड के कुछ अपने एडवांटेजेस थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, तो हम लोग आगे UTF-8 के ऊपर हम लोग ये चीज़ ऐड करते हैं ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को क्या कर सकें, यूज़र फ्रेंडली यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस बना उसके अंदर ऐड कर सकें। तो ये था हमारा हेड पार्ट। उसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग ऐड की, इमेज ऐड की और सब हेडिंग ऐड की। स्टेप नंबर 1 के अंदर हेडिंग ऐड की, एक इमेज ऐड की और एक सब हेडिंग ऐड की। ये हम लोग अपनी फर्स्ट लैब के अंदर परफॉर्म करके देख चुके हैं और इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। अगर मैं सेकंड स्टेप पे जाऊं तो मैंने सिर्फ सेकंड स्टेप के अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड किया है। मैंने बूटस्ट्रैप को CSS के लिए भी यूज़ किया, बूटस्ट्रैप को मैंने jQuery के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और बूटस्ट्रैप को डायरेक्टली मैंने अपने पेज के अंदर ऐड करवा लिया। और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि जो मेरा ये कंटेंट था जो मैंने स्टेप नंबर 1 में लिखा था उसको मैंने कंटेनर फ्लूइड के डिव के अंदर, यानी कि हम क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर सारे का सारा काम कंटेनर्स के डिव के अंदर करते हैं, यानी कि डिव्स के अंदर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक डिव लिखा और उसकी क्लास कंटेनर फ्लूइड की लिखी और डिव को कर दिया क्लोज, फाइल को किया सेव। और यहाँ पे मैंने जब फाइल को ओपन किया तो मेरे पास फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है और बाकी ऑलमोस्ट सारे का सारा सेम है। इट मीन सिर्फ मैंने अपने सेकंड कोड में अपने प्रीवियस कोड को बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड किया। देन मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है कुछ इस तरह से। और मैं थर्ड स्टेप पे जाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप एग्जैक्ट वो स्टेप कर चुका हूँ। मैंने अपने इस कंटेंट को, जो मैंने कंटेंट ऐड किया था वो ये कंटेंट था, मैंने उसको एक फर्दर डिवीजन के अंदर ऐड किया और उस डिवीजन का नाम रखा BG_1 या BG-1 -1।
और इस डिव को कर दिया क्लोज। मेन डिव जो कि बैकग्राउंड 1 है उसके अंदर मैंने एक और डिव जो कि कंटेनर है, क्लास का नाम है कंटेनर और उसको आईडी है टेक्स्ट सेंटर, या क्लास का नाम है टेक्स्ट सेंटर। कंटेनर इज़ अ कीवर्ड और टेक्स्ट सेंटर हमारे पास आ गया उसकी क्लास। अब हम लोग आते हैं हेडिंग है एग्जैक्टली बाकी सारा कुछ कंटेंट ऐसे ही है। मैंने सिर्फ BG1 जो कि मेरे पास ये वाला डिव है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया जो कि ग्रीन रख दिया, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर मैंने ये रख दिया। अब यानी कि मैं बूटस्ट्रैप के साथ क्या यूज़ कर रहा हूँ, CSS। मैंने हेड के टैग के अंदर स्टाइल लिखा, स्टाइल को किया क्लोज, डॉट फॉर क्लास BG1, बैकग्राउंड कलर चेंज किया और टेक्स्ट कलर चेंज किया। तो जो मेरे पास ये था मैंने सिंपली क्या किया कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है इस पोर्शन का और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया सिर्फ स्टेप नंबर 2 में। और ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। टेक्स्ट सेंटर की कमांड जब भी मैं यूज़ करूँगा तो मेरा कंटेंट जितना भी होगा वो सारे का सारा चला जाएगा सेंटर में, बिकॉज हेडिंग, इमेज और सब हेडिंग तीनों थे इस क्लास के अंदर, इस डिवीजन के अंदर। इस डिवीजन के अंदर मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया टेक्स्ट सेंटर, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर या इमेजेस सेंटर या वो सारा कुछ करना नहीं पड़ा। डायरेक्ट मैंने एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए अपने सारे कंटेंट को किस में कर दिया, सेंटर में कर दिया। स्टेप नंबर 1 में मैंने सिंपल पेज बनाया, स्टेप नंबर 2 में मैंने उसको बूटस्ट्रैप ऐड किया और स्टेप नंबर 3 में मैंने उसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। दैट्स इट। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने सिर्फ इमेज को करना है सर्कुलर। तो सर्कुलर इमेज करने के लिए हमारे पास सिर्फ बाकी सारे का सारा कोड सेम रहेगा। मैंने सोर्स के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको सेशन के अंदर भी बताई थी, क्लास को मैंने यूज़ किया इमेज सर्कल। बाकी सारा कुछ विड्थ हाइट आप जितनी रखना चाहिए वो सारे एट्रीब्यूट एग्जैक्टली सेम हैं। जस्ट मैंने क्लास इमेज सर्कल लिखा तो मेरे पास इमेज चेंज हो गई सर्कुलर के अंदर, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। या अगर मैं एंड पे देखूं तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 था, तो एक स्टेप मैंने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक और रो ऐड करनी है। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये ग्रीन वाली एक रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये कुछ थर्ड रो आ गई। अब हम लोग जाते हैं दोबारा से इस स्टेप पे। अब मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, ऑलरेडी ऊपर भी टेक्स्ट ऐड किया है तो नीचे भी टेक्स्ट ऐड करने में कोई इशू नहीं होगा। सिंपल टेक्स्ट है, अगेन टेक्स्ट है और अगेन टेक्स्ट है। इसका बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है, इसका टेक्स्ट कलर, यानी कि अगर हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करें तो ये नीचे दोनों आ जाएंगे। सो मैं अगर अगले स्टेप पे चला जाऊँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास ऐड की थी कंटेनर फ्लूइड BG1 टेक्स्ट सेंटर। मैंने इसी को यहाँ से किया कॉपी पेस्ट और मैंने इस हेडिंग की जगह अगेन हु आई एम को मैंने रिप्लेस कर दिया व्हाट आई एम से, और इमेज को ख़त्म कर दिया, हेडिंग को ख़त्म कर दिया, इसकी जगह मैंने ऐड कर दिया पैराग्राफ। इसी तरह से थर्ड हेडिंग थर्ड रो के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड किया, पैराग्राफ ऐड किया और इसको कर दिया ख़त्म। अब मैंने इस क्लास को जो कि है हमारे पास BG2 का बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया डार्क ब्लू और टेक्स्ट का कलर रख दिया वाइट। इसी तरह से बैकग्राउंड 3 जिसका मैंने टेक्स्ट का कलर रख दिया वाइट। मैं अगर 3F लिखता हूँ तो इसका मतलब है FFF, यानी कि F मीन अगर इनडायरेक्टली कहूँ तो फुल, यानी कि हमारे पास कलर आता है वाइट। और अगर मैं 000 लिखूँ तो मेरे पास कलर आता है ब्लैक। सो मैंने कुछ ग्रेस जो है इसका टेक्स्ट का कलर है वो फुल ब्लैक नहीं रखा, बल्कि थोड़ा सा मैंने शेडी रख दिया कलर। यानी कि मैंने अपनी अगर इनडायरेक्टली बात करूँ तो मैंने एक रो ऐड की, यानी कि एक डिव ऐड किया, उसके नीचे दूसरा डिव ऐड किया, उसके नीचे तीसरा डिव ऐड किया, तीनों डिव का कलर चेंज कर दिया। एक के अंदर मैंने हेडिंग, इमेज और हेडिंग ऐड की, सेकंड के अंदर मैंने हेडिंग ऐड की, हेडिंग ऐड की और सिर्फ पैराग्राफ ऐड किया। थर्ड के अंदर भी सेम किया, टेक्स्ट लाइन तीनों का मैंने सेंटर कर दिया और मैंने सिंपल देखिए यहाँ पे इसका कलर आ गया वाइट, इसका कलर है कुछ डार्क ब्लू, टेक्स्ट का कलर आ गया और बाकी सारा कुछ सेम। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। सो स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैंने अपने कोड के अंदर पैडिंग ऐड कर दी। अब क्योंकि ये सारे का सारा कोड अगर मैं इनडायरेक्टली देखूँ तो मेरे पास लिखा गया है कुछ ये बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, बैकग्राउंड 3। अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये कंटेनर फ्लूइड की क्लास के अंदर है सारा। सो मैंने डायरेक्टली कंटेनर फ्लूइड की क्लास को क्या किया, टॉप और बॉटम, यानी कि मैं चाहता हूँ इन तीनों एलिमेंट्स की जो कि एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, इनकी आपस में स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। तो मैंने टॉप और बॉटम से क्या ऐड कर दिया, पैडिंग ऐड कर दी। पैडिंग का मतलब है कि अब पैडिंग क्या चीज़ है हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब मैंने पैडिंग ऐड की तो ये कुछ हो गया इस तरह से।
और थोड़ा सा विजिबल भी हो गया। ग्रेट, अभी तक हम लोगों ने ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। देन मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे। पैडिंग ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया और मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया बटन। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन ऐड हो, जैसे इमेज हेडिंग थी, इमेज थी और हेडिंग थी। अब मैं क्या ऐड करूँगा, हेडिंग इमेज, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसके नीचे मैंने बटन ऐड करना है। सो बटन ऐड करने के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है मुझे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सेकंड बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो सेकंड बैकग्राउंड के अंदर मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ऐड किया जिसके अंदर ये मेरे पास उसका लिंक है। लिंक अभी कुछ भी नहीं है। क्लास मैंने लिखी बटन। बटन क्लास के अंदर मेरे पास है बटन डिफ़ॉल्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के बटन हैं। सो हम लोगों ने BTN लोगो, यानी कि हम लोग इस बटन के साथ लोगो भी लगाना चाहते हैं, और इसको यहाँ पे कर दिया अपने एंकर पॉइंट को क्लोज करने के बाद मैंने टेक्स्ट का नाम लिखा जो कि बटन के ऊपर आएगा और इसको कर दिया फिनिश। तो ये मैंने बटन ऐड कर दिया जिसका बाय डिफ़ॉल्ट है बटन डिफ़ॉल्ट है, सिंपल बटन ऐड हो गया। उसके ऊपर अभी तक कोई लिंक नहीं मैंने लगाया और उसको कर दिया क्लोज। अपने सेकंड BG के अंदर मैंने अपनी पूरी वेबसाइट को 3 बैकग्राउंड के अंदर डिवाइड किया और सेकंड बैकग्राउंड के अंदर मैंने ऐड कर दिया बटन। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैंने सिर्फ उसके अंदर बटन ऐड किया है और उस बटन के ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के ऊपर आ जाए लोगो। सो अब अगर हम लोग इस बटन के ऊपर लोगो लगाना सीख लेते हैं तो आप किसी भी बटन के साथ किसी भी जगह पे लोगो इजीली प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने बटन के ऊपर लोगो लगाने के लिए ये किया कि सबसे पहले मैंने अगर ऊपर आपको जाके दिखाऊँ तो मैंने कुछ स्टाइल जो ये सारा कुछ ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नीचे आते हैं तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्लास यूज़ की ग्लिफ आइकन। सबसे पहले जो मैं बटन ऐड किया था क्लास BTN एज इट इज़ रहने दिया, उसको यहाँ पे कर दिया क्लोज और सर्च का बटन एज इट इज़ लिखा रहने दिया, क्योंकि हम लोग इस बटन के पीछे इस बटन के साथ क्या ऐड करना चाहते हैं, आइकन। तो जो हेडिंग है या जो पैराग्राफ है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी टैग हैं, ये सारे न्यू लाइन को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर मैं एक हेडिंग ऐड करूं और देन सेकंड हेडिंग ऐड करूं तो वो मेरे पास चली जाती है न्यू लाइन में। और जो स्पेन की है, जो स्पेन का एट्रीब्यूट है या जो स्पेन का हमारे पास टैग है, वो जहाँ पर भी ऐड करें उसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसके साथ चला जाता है। इट मीन यहाँ पर जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो सर्च के साथ मुझे नज़र आएगा। यानी कि यहाँ पे सर्च और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी। ग्लिफ आइकन, उस आइकन में मैंने ग्लिफ आइकन माइनस सर्च। अगर आप YouTube या गूगल पे ग्लिफ आइकन सर्च करें तो आपको जितने भी आइकन्स हैं वो सबके नाम आपको शो हो जाएंगे। तो आप किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप सर्च आइकन के अलावा ग्लोब का आइकन है, इसी तरह से हमारे पास सिग्नल्स का आइकन है, बहुत सारे आइकन हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो सर्च के आइकन के बटन के पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आइकन आ जाएगा इस तरह से। सर्च के बटन के साथ हमारे पास क्या आ गया जी, आइकन आ गया। ठीक हो गया। अब ये आइकन मैं किसी भी जगह प्लेस कर सकता हूँ। मैं अगर इसके अंदर प्लेस नहीं करना चाहता, मैं सेपरेटली भी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसके साथ क्या काम करवाना चाहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं जी, मॉडिफाई द थर्ड कंटेनर, ऐड ग्रिड। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंटेनर को, जो कि हमारे पास फर्स्ट कंटेनर था ये वाला जिसके अंदर इमेज ऐड की, सेकंड कंटेनर था जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ बटन ऐड किया, और थर्ड कंटेनर था जिसके अंदर लिखा था वेयर टू फाइंड मी या हु आई एम। अगर यहाँ पे देखें वेयर टू फाइंड मी, इसके नीचे मैं कुछ इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ। सो मैंने अगर यहाँ पे देखें तो मैंने इमेजेस को कुछ ऐसे किया है, 1 2 3, मैंने 3 अपने ग्रिड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका मतलब है 4 + 4 + 4। अब मैंने इसको अगर इस तरह से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बैकग्राउंड 3 के अंदर आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, हॉरिजॉन्टल रो BR लगा दिया। क्यों यूज़ करते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रो का मैंने डिवाइड किया, देन उसके अंदर कॉलम और कॉलम स्पैन को रखा मैंने 4। SM क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक डिव मेरा हो गया यहाँ पे क्लोज, उस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया और एक इमेज ऐड किया, दैट्स इट। फिर मैंने कॉलम स्पैन रखा 4, एक पैराग्राफ ऐड किया, इमेज ऐड की, पैराग्राफ ऐड किया, इमेज ऐड की और कॉलम स्पैन रखा 4। यानी कि 4 + 4 टोटल होगी हमारी ग्रेड 12 की। तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें शो होना शुरू हो गई। वेयर टू फाइंड मी सेंटर है, उसके नीचे दरमियान में थोड़ी सी स्पेस के लिए BR यूज़ किया। देन यहाँ पे अब इमेज के नीचे भी अगर टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ जैसे ऊपर लिखा है। तो यहाँ तक मेरा पोर्शन हो गया कंप्लीट। यानी कि अभी तक हम लोग पहुँचे हैं इस पॉइंट तक। अब हम लोगों ने फुटर ऐड करना है, वो थोड़ा सा नेबर ऐड करना है थोड़ा सा, बिल्कुल।
चलें जी, उसको ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ तक पोर्शन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर इमेजेस भी लगा के बता चुका हूँ, कॉलम स्पैन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट हम लोग एक फ्लो को देख रहे हैं कि वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। हम लोग चाहते हैं अगर मैं इस स्टेप पे आऊँ और अपने पेज को ज़रा छोटा करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से है। इस स्टेप पे खड़े हैं हम लोग और मैं इसको ज़रा छोटा करके दिखाऊँ तो देखें, अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो मेरे पास इमेजेस इस तरह से आ जाती हैं। अगर इसको यहाँ पे देखें तो इमेजेस मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस का पोर्शन ऐड करना चाहता हूँ इमेज के ऊपर। सो इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास बहुत आसान है। क्या काम करना है हम लोगों ने, जस्ट इमेज की क्लास चेंज करेंगे, बाकी पोर्शन अभी तक सेम है। हम लोग यहाँ पर गए और सबसे पहली जो इमेज हम लोगों ने ऐड की थी यहाँ पे, उसको हम लोगों ने क्लास उसकी रख दी इमेज रिस्पॉन्सिव। सिर्फ ये एट्रीब्यूट हम लोगों ने ऐड किया तो स्टाइल इसका इनलाइन कर दिया बस, बाकी हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया। नीचे अगर आ जाएँ तो इमेज रिस्पॉन्सिव का एट्रीब्यूट ऐड किया तीनों इमेजेस में। जब ये ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। अगर मैं इस स्टेप को आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ, लेकिन जब मैं इस स्टेप पे था तो मेरे इमेजेस आपस में क्या हो रहे थे, मर्ज अप हो रहे थे। जब मैंने रिस्पॉन्सिवनेस ऐड किया तो जो मैं वेबसाइट को छोटा कर रहा हूँ मेरी इमेजेस छोटी होती जा रही हैं और एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है, जो मैंने SM की यूज़ की है, कॉलम स्पैन SM रखा है, तो उस लिमिट के बाद ये कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है हम लोगों ने इमेजेस को एक स्पेसिफिक हद तक रिस्पॉन्सिव बना दिया कि जब हमारी वेबसाइट छोटी हो तो इमेजेस भी ऑटोमेटिकली छोटी होना शुरू हो जाएं। और हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इमेज रिस्पॉन्सिव का एट्रीब्यूट ऐड किया। दैट्स इट। और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, नेव बार। हम लोग ऑलरेडी नेव बार को अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से कर दूँ ख़त्म, ये हमारे पास नेव बार था, उसके अंदर ब्रांड, उसके अंदर कोलैप्स, ये एक एक्स्ट्रा है। इसको अगर हम लोग स्किप कर दें तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग स्टेप नंबर 12 में जाते हैं। स्टेप नंबर 12 में तो सिर्फ मैंने नेव बार का कोड अपने यहाँ पे ऐड किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरी वेबसाइट छोटी हो तो नेविगेशन बार मुझे शो हो। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें ये है। जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक मुझे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर भी देखें तो जितनी मैंने SM रखा था SM के हिसाब से मुझे अपनी ऊपर वाली मेन्यू भी शो हो रही है। और जो ही एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद मैं फर्दर जाता हूँ तो मेरे पास मेन्यू क्या हो जाती है, हाइड। मैं चाहता हूँ मेन्यू हाइड ना हो बल्कि यहाँ पे छोटा सा बटन आ जाए। तो उस बटन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाला पोर्शन। नेव बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ जिसकी क्लास रखी नेव बार टॉगल, यानी कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ तो नेव बार मुझे शो हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो नेव बार हाइड हो जाए। डाटा लॉग उसका क्या है, उसके अंदर जो डाटा है वो कौन सा रखना है, कोलैप्स करना है, यानी कि उस बटन के ऊपर जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो है डाटा टॉगल। डाटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं। वो कोलैप्स क्या है अभी आपको बता देता हूँ। डाटा टारगेट क्या है, माई नेव बार, जो भी मैंने नेव बार डिज़ाइन किया है वही उसके अंदर डाटा शो होगा। ये सिर्फ स्पेस क्लियर करने के लिए, बाकी सारा कुछ सेम है। फाइल को करता हूँ सेव और इसको करते हैं ज़रा बड़ा, रिफ़्रेश करते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो ही मेरी वेबसाइट छोटी होना शुरू होगी एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद, तो यहाँ पे देखें बटन आ गया, क्लिक करता हूँ तो कंटेंट शो हो जाता है, क्लिक करता हूँ तो कंटेंट हाइड हो जाता है। तो ये हो गया, ये चीज़ है कोलैप्स। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कोलैप्स। और इसके अंदर डाटा क्या शो हो रहा है, जो मेरे पास नेविगेशन बार है। तो ये जो लाइन है ये मैंने सिर्फ इसके लिए ऐड की। बटन टाइप उसकी बटन है, क्लास उसकी नेविगेशन बार टॉगल, टॉगल को नेविगेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके अंदर जो डाटा है उसको कोलैप्स करना है। और भी हमारे पास इफेक्ट हैं। डाटा टॉगल को अगर आप सर्च करें तो आपके पास डिफरेंट इफेक्ट आ जाएंगे, जिसमें से एक मैंने यूज़ किया कोलैप्स। टारगेट उसका क्या है, ये माई नेव बार, जिसकी ID मैंने रखी है माई नेव बार। तो ये तीनों एलिमेंट हैं जो कि मुझे उस बटन के ऊपर शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी सारे का सारा पोर्शन मेरा सेम है, सिर्फ मैंने नेव बार ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ नेविगेशन बार के ऊपर हॉवर का इफेक्ट लगाऊं, जैसे हम लोग एक्टिव और वो सारा कुछ कर चुके हैं। सो हॉवर का इफेक्ट लगाने के लिए मैंने क्या किया, कंटेनर फॉरवर्ड जो नेव बार था, अगर यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास नेव बार है।
नेव बार क्लास उसकी नेव बार के अंदर मैंने पैडिंग ऐड कर दी, टॉप की बॉटम की थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने के लिए बॉर्डर खत्म कर दिया, रेडियस वो सारा कुछ आपकी अपनी एट्रीब्यूट हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल 15 पिक्सल जो भी आपने साइज़ रखना है। लेटर स्पेसिंग, एक जो टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटर स्पेसिंग, सिर्फ ये पोर्शन ऐड किया। देन हम लोगों ने नेव बार जो कि यहाँ पर है नेव बार, इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट? लिस्ट आइटम, और उसके ऊपर मैं हावर के ऊपर कलर रखना चाहता हूँ ये, कि जब भी मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो उसका कलर हो जाए चेंज। यहाँ पे कलर सेम है, अगर इस स्टेप में आऊँ तो मैं जब भी हावर करता हूँ तो मेरे पास कलर हो जाता है चेंज। और अगर यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी छोटी थी, मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया बड़ा ताकि ये उसके साथ अलाइन हो जाए। बॉर्डर ख़त्म कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेसिंग ख़त्म कर दी, तो ये परफेक्टली इसके साथ क्या हो गई, अलाइन हो गई। अब हम आगे जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड करेंगे फुटर। अगर जैसे हम लोगों ने ये वाला पोर्शन ऐड किया है, फुटर भी एग्जैक्टली सेम है। उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है फुटर की। उसके लिए हम लोग सबसे नीचे गए, फुटर क्लास उसकी कंटेनर फ्लूइड, बैकग्राउंड 4 उसका नाम रख दिया, टेक्स्ट उसका सेंटर कर दिया, फुटर की क्लास को किया क्लोज। उस फुटर के अंदर आपने जो भी ऐड करना है, जैसे रोज कॉलम ऐड करनी है तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ और ऐड करना है, इट्स ऑल अप टू यू कि फुटर के अंदर आप क्या ऐड करना चाहते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो सिर्फ मैंने इसके अंदर फुटर ऐड किया है। और इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जी, फाइनल टच। फाइनल टच में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल टच में हम लोग अपने पूरे बॉडी का, क्योंकि हमारी वेबसाइट सारी की सारी एक बॉडी के अंदर है, तो बॉडी का फ़ॉन्ट मैंने रख दिया 20 पिक्सल। तो मेरी पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट हो गया 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट की फैमिली ये वाली आ गई, उसके अंदर ये उसकी आ गई। फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग फ़ॉन्ट .google.api.classroom.css वगैरह ये सारी स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो हम लोग कोई भी गूगल के फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल लिखें गूगल API फ़ॉन्ट फॉर CSS, तो आपके पास लिंक आ जाएगा। इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिलीज आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। लाइन हाइट, अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया है तो उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट आपको पता होंगे। कलर मैंने इसका कर दिया फ़ॉन्ट कलर दिस वन रख दिया। जितने भी पैराग्राफ हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, उनका मार्जिन ये होगा। ऐसे जहाँ जहाँ पे मैंने मार्जिन को यूज़ किया है, मार्जिन बॉटम 45 पिक्सल, BG कलर 1 हम लोग ऑलरेडी BG2 BG3 BG4 जो फुटर के लिए यूज़ किया मैंने। कंटेनर फ्लूइड सेम है, नेव बार सेम है, नेविगेशन बार सेम है, सिर्फ मैंने अपनी बॉडी और पैराग्राफ के ऊपर फ़ॉन्ट सप्लाई किए। तो ये मेरा स्टेप नंबर ये है। और अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ तो देखें मेरे पास फ़ॉन्ट हो चुका है चेंज, बाकी रेस्ट ऑफ दी वेबसाइट मेरे पास सेम है। सो मैंने वेबसाइट को छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने इसका HTML पोर्शन ऐड किया, देन मैंने इसको बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड किया, इसको बैकग्राउंड कलर ऐड किया। यानी कि अगर यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 1 सिंपल HTML, सेकंड स्टेप में मैंने उसको बूटस्ट्रैप ऐड किया, थर्ड स्टेप के अंदर मैंने उसको सेंटर किया जो कि टेक्स्ट सेंटर की कमांड थी, फोर्थ स्टेप में मैंने इमेज के ऊपर इमेज सर्कल का एट्रीब्यूट यूज़ किया, फिफ्थ स्टेप के अंदर मैंने जैसे फर्स्ट रो ऐड की थी वैसे ही 2 और रो ऐड की, कंटेनर फ्लूइड के साथ डिव ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने पैडिंग ऐड की। उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने सर्च बटन ऐड किया, उसके साथ मैंने आइकन ऐड किया। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने अगेन एक डिव ऐड किया और उसके अंदर 3 कॉलम बनाए मैंने, उसके साथ मैंने उनको स्पेसिंग की और इमेज के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड की। देन मैंने क्या किया, नेविगेशन बार ऐड किया। नेविगेशन बार के साथ मैंने कुछ छेड़खानी करके उसके ऊपर हावर वगैरह का इफेक्ट लगाया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपना फुटर ऐड किया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ़ॉन्ट्स को किया चेंज। तो अराउंड 14 to 15 स्टेप्स के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली। सो मुझे उम्मीद है कि इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी कि आप किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। आप एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ फॉर योर ओन प्रैक्टिस, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस चीज़ को करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद मैं आपको सेकंड वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, देन थर्ड वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, और देन उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ खुद करने की समझ आ चुकी होगी। सो अगर मैं कोड को टाइप करता हूँ तो उसके अंदर क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड को कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया और हर वो चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी है सिर्फ उसको यहाँ पे यूज़ किया है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई नई चीज़ अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा कमांड थी जिसको हम लोगों ने यूज़ करके वेबसाइट को किया डिज़ाइन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, एक वर्क फ्लो की समझ आ चुकी होगी कि आप
वर्क फ्लो किस तरह होता है, वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में सेकंड वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।